दोस्तों हमारे बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं नॉलेज शेयरिंग वाले। कल किसी ने क्वेरी पूछी कि इसके क्लाइंट की सेल है 8 करोड़ रुपए की और प्रॉफिट है 8 लाख रुपए का, क्या टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा? जितने भी लोग ग्रुप में थे सबने लिखा हाँ लोअर है, 6% मिनिमम दिखाना पड़ेगा, आप बैलेंस शीट बनाए, सीए के साइन कराए, ऑडिट कराए। जबकि ये बात पूरी तरीके से गलत है। यानी कि मेरी वीडियो की बहुत ज़रूरत है टैक्स ऑडिट को लेके कि किस किस केस में टैक्स ऑडिट कराना है। और सेल और टर्नओवर की जब हम बात करते हैं वो क्या लें, जीएसटी 1 वाली लें या बैलेंस शीट वाली लें, या सेल में से क्या क्या माइनस करते हैं, अदर इनकम भी ऐड होगी और जीएसटी वीएसटी जो पे करते हैं टैक्सेस क्या वो भी ऐड होंगे। 10 करोड़ की लिमिट चेक करना ही बहुत जरूरी है टैक्स ऑडिट के केस में। कंप्लीट वीडियो है, जरूर देखिएगा पूरी, ताकि आप भी टैक्स ऑडिट के एक्सपर्ट बन जाएं। आज बात कर रहा हूं टैक्स ऑडिट और अदर ऑडिट्स जो अपने और भी होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये फर्क समझना कि टैक्स ऑडिट और ऑडिट में क्या फ़र्क है। जो मैं बात कर रहा हूँ जितने भी एसएससी इंडिविजुअल्स, कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड भी आ रहा है, एलएलपी भी आ रही है, एचयूएफ और ट्रस्ट सब आ रहे हैं। हर केस के अंदर ऑडिट होना कंपलसरी होता है, कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले बता दूं टैक्स ऑडिट वर्सेस ऑडिट में क्या फ़र्क है। जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट या लिमिटेड कंपनी का ऑडिट कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मैंडेटरी है, वो हो गया हमारा ऑडिट। यानी कि उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगी आईटीआर फाइलिंग करने की, क्योंकि हमें ऑडिट करना है, और 30 सितंबर लास्ट डेट है एजीएम की। तो आपको सितंबर के अंदर ही उसकी बैलेंस शीट सब कुछ फाइनल करना पड़ेगा, एजीएम वेजीएम जो भी बनानी है आपने। अब यहाँ पे ऑडिट हो गया, अगर उसकी लिमिट 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ से ऊपर है स्पेसिफाइड कंडीशन के साथ, 5% टर्नओवर का या 5% टोटल खर्चों का कैश वैश के हिसाब से, तो फिर उसका टैक्स ऑडिट भी होगा। तो यहाँ दोनों में फ़र्क है, ऑडिट और टैक्स ऑडिट। समझ में आ गई? अब मैं आता हूँ एक इंडिविजुअल्स पे। इंडिविजुअल्स का किसी भी स्टैट्यूटरी एक्ट में ऑडिट नहीं होता, क्योंकि कहीं रजिस्टर्ड नहीं है इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल्स हूँ। तो यानी कि मेरा हमेशा सिर्फ टैक्स ऑडिट होगा। अगर मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ से ऊपर तो मैंडेटरी हो गया, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कंडीशन है 5% वाली, वो चेक करनी है। तो इस केस में मेरा क्या होगा, सिर्फ टैक्स ऑडिट, ऑडिट नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ एलएलपी का। एलएलपी एक्ट में ऑडिट होना मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। अगर उसकी सेल ज़्यादा हुई तो उसका टैक्स ऑडिट होगा। टैक्स ऑडिट हमेशा इनकम टैक्स एक्ट में होता है, सेक्शन 44 AB के हिसाब से, अगर उसमें स्पेसिफाइड है तो। अब मैं आता हूं ट्रस्ट के ऊपर। ट्रस्ट का हमेशा ऑडिट होता है, ट्रस्ट का कभी भी टैक्स ऑडिट नहीं होता। क्यों? टैक्स ऑडिट हमेशा बिजनेस और प्रोफेशन का होता है, जहां पे ग्रॉस सेल टर्नओवर होती है। ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ATG 12 में रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसका क्या होगा, हमेशा ऑडिट, कभी भी टैक्स ऑडिट नहीं होता। मान लीजिए आपकी कोई सोसाइटी है, सोसाइटी में 2 करोड़ की टर्नओवर है, तो क्या उसका ऑडिट होगा ना? सोसाइटी में कभी भी सेल नहीं होती, ग्रॉस रिसिप्ट नहीं होती, वहाँ पे म्यूचुअली मेंबर से पैसा लिया जाता है, इसीलिए उसका भी कभी भी टैक्स ऑडिट नहीं होता। उसका हमेशा क्या होता है, ऑडिट सोसाइटी एक्ट के अंदर। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब मैं आता हूँ 44 AB के अंदर, जहाँ पर हम बात करते हैं 1 करोड़ की और 10 करोड़ की। मैंने एक चार्ट बनाया है, आपको मैं बताऊंगा किस किस केस में ऑडिट होना है। जो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया ना, 8 करोड़ की टर्नओवर, 8 लाख का प्रॉफिट, उस केस में क्या होगा। दोस्तों दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये जितनी बात भी कर रहा हूँ गाइडेंस नोट है सेक्शन 44 AB पे 2023 की गाइडलाइन ICAI की, उसको हमें जरूर पढ़ना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लगा दी है, आप पढ़ सकते हो उसको। बिजनेस की लिमिट अलग है, प्रोफेशन की लिमिट अलग है। अब हमें यह समझना है कि मेरा बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है। मान लीजिए 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, सारे काम वो करता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, यानी कंपनी वही काम करती है जो सारे काम सीए करती है, एक्सेप्ट जो सर्टिफिकेशन नहीं कर सकती, जो प्रैक्टिस सीए कर सकता है। अकाउंटिंग कर सकती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी का इंटरनल ऑडिट कर सकती है, अदर देन जो स्टेट्यूटरी नहीं है, आईटीआर फाइलिंग करना, बहुत सारे काम है, काम कर सकती है जो स्टार्टअप पे कर रहे हैं। तो क्या उसका वो बिजनेस माना जाएगा कि प्रोफेशन माना जाएगा? मान लीजिए 2 एडवोकेट ने मिलकर कंपनी बनाई, लिटिगेशन काम करती है सिर्फ वो एडवोकेट वाला, तो क्या वो प्रोफेशन है या बिजनेस है? दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी जो होती है उसका हमेशा बिजनेस होता है, कभी भी प्रोफेशन नहीं होता। प्रोफेशन हमेशा आपको देखना है इंडिविजुअल के केस में। यानी कि अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरी 50 लाख से ऊपर की ग्रॉस रिसिप्ट है तो मेरा टैक्स रेट होगा। यही मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के कर लूँगा तो मेरी लिमिट 1 करोड़ आती है, क्योंकि वो बिजनेस आ जाता है। ये फ़र्क का भी हमें ध्यान रखना है बिजनेस और प्रोफेशन का। एक चीज़ और,
प्रोफेशन सिर्फ वही प्रोफेशन आएगा जो 44A में डिफाइंड है। मैंने इसकी लिस्ट डाल दी है, पिछली वीडियो बनाई थी। प्रोफेशन के अंदर जिसकी 50 लाख की लिमिट है, 44AA वाले भी हैं। मान लीजिए मैं बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, मेरी रिसिप्ट है 90 लाख रुपए की, ये मेरा बिजनेस है, एज ए इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट का काम कर रहा हूँ, बिजनेस सपोर्ट सर्विस दे रहा हूँ, मेरा 194J में टीडीएस करता है। उस केस में भी मेरा बिजनेस है, मेरे पे लिमिट 1 करोड़ की लागू होगी, 50 लाख की नहीं। मैं हूँ यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब से मेरी इनकम 90 लाख रुपए आ गई, सर्विस दे रहा हूँ, बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन में 44AA आना है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जहाँ सर्विस कंपोनेंट आ गया वहाँ वो प्रोफेशन होता है, जहाँ पे 194J टीडीएस कट गया वो मेरा प्रोफेशन में आ गया और मुझे इसमें लिमिट देखनी 50 लाख रुपए की जो लिमिट है। पिछले साल लिमिट बढ़ गई थी, वो 5% का क्राइटेरिया 75 लाख तक का, लेकिन 44AB के अंदर अभी 50 लाख की लिमिट ही है। वो आप चेक कर लीजिए, 44ADA में जाना है 50% में तो 75 लाख से ऊपर भी है। वैसे इसमें भी 3 करोड़ तक की लिमिट हो चुकी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ऑडिट की। मैंने एग्जाम्पल दिया, उसमें क्लियर हो जाएगा। प्रोफेशन को चुनते वक्त ध्यान रखिए जो प्रोफेशन 44AA में स्पेसिफाइड है उसी में लिमिट चेक करनी है। बाकी सारे बिजनेस मेरे बिजनेस में जाएंगे, जितने भी अदर दैन प्रोफेशन है वो बिजनेस में जाएंगे और लिमिट 1 करोड़ की लगेगी। ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट के ऊपर। दोस्तों मेरी GSTR 1 में सेल गई हुई है 10 करोड़ 25 लाख रुपए की और मेरी बैलेंस शीट के अंदर आ रही है 9 करोड़ 80 लाख रुपए। क्या टैक्स सोल्ड होगा यहाँ? नहीं होगा। मैंडेटरी है कि नहीं? बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है ये। अब इनकम टैक्स में कहीं डिफाइंड नहीं है दोस्तों, सेक्शन 145 पे बाद में आऊंगा मैं उसको जिक्र नहीं कर रहा हूँ अभी। इनकम टैक्स में कहीं पे भी लिखा हुआ कि सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट क्या लेंगे। देखो सेल और टर्नओवर तो मेरा बिजनेस में होगा, ग्रॉस रिसिप्ट मेरा प्रोफेशन के केस में देखा जाएगा। जीएसटी एक्ट क्या कहता है? CGST एक्ट में डेफिनेशन है टर्नओवर की, क्या कहता है? ऑल सेल इंक्लूडिंग टैक्सेबल और एग्जम्प्ट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस टर्नओवर है CGST एक्ट के अंदर। वो कहता है आपकी जो सेल है, चाहे वो टैक्सेबल है, चाहे वो एग्जम्प्ट है, चाहे वो रिलेटेड है, और हम वो सेल वैल्यू मानेंगे। आप जो इनवाइस काटते हो उसके अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं है, यानी कि GST मिलाकर नहीं देखा जाएगा, इसके अंदर लिखा है। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 में भी डेफिनेशन है, वहां क्या कहता है? सेल वैल्यू वो मानी जाएगी जितने भी आप सप्लाई करोगे, आप सर्विस रेंडर करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स दोगे, और जो आप बुक करोगे P&L के अंदर, P&L के अंदर अपनी बुक्स में जो बुक कर रहे हो वो आपकी सेल वैल्यू है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं कह रहा था सेक्शन 145, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि भैया मैं जो बुकिंग कर रहा हूँ P&L में वो टर्नओवर देखूंगा। GSTR 1 का कोई रेलिवेंस नहीं है 44AB में, ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। आइटम में जाएगी टर्नओवर, डिफरेंस आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम 44AB की बात कर रहे हैं तो टर्नओवर एज पर लॉ देखनी है, एज पर GSTR 1 नहीं देखनी। अब इंपॉर्टेंट चीज, सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ये मैं आपको बता चुका। वाला पॉइंट GST और अदर टैक्सेस इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। इफ नॉट इंक्लूडेड इन सेल, अगर आपने सेल के अंदर एम्बेडेड नहीं है, यानी कि इंक्लूडेड नहीं है, मैं किसी को इनवाइस काट रहा हूँ 1 लाख, पहले GST 18%, टोटल इनवाइस 1,18,000, और मैं उसकी अकाउंटिंग कर रहा हूँ, सेल की वैल्यू की अलग कर रहा हूँ और GST को अलग से क्रेडिट कर रहा हूँ मैं, और पेमेंट भी अलग से कर रहा हूँ, तो मेरी टर्नओवर 1 लाख मानी जाएगी, जो टोटल है वो माना जाएगा। अगर आप इंक्लूडिंग कर रहे हो 1,18,000, हालांकि कोई भी नहीं करता ऐसे, तो सब हर कोई अलग ही करता है, तो इसका मतलब GST एक्ट में हिसाब से और 44AB के हिसाब से आपको जब भी टर्नओवर देखनी है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस देखनी है, चाहे GST हो चाहे कोई भी हो। बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं जो कह रहे हैं इंक्लूडिंग GST देखना है टर्नओवर में, ना, 2023 की गाइडलाइन है, विदाउट GST हमें टर्नओवर देखनी है। अच्छा, ये मैंने बता दिया। स्क्रैप सेल टर्नओवर का पार्ट होगा। जब भी हम स्क्रैप सेल करते हैं दोस्तों, कोई भी डैमेज चार्जेस होते हैं, हम उसको हमेशा अदर इनकम में ले जाते हैं, GST 1 में जाता है, ये टर्नओवर का पार्ट होगा। मान लीजिए ऊपर आपका 9 करोड़ 80 लाख रुपए की सेल है P&L में, और नीचे स्क्रैप आ रहा है 30 लाख रुपए का, तो आपका क्या हो गया? 10 करोड़ से पार हो गई। अब 10 करोड़ से पार होगी तो क्या हुआ? मैंडेटरी ऑडिट हो गया आपका। अच्छा, और बताता हूँ, बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जब आप सेल डिसाइड करते हो तो आपको देखना पड़ेगा। डिस्काउंट इनवाइस में कई बार हम डिस्काउंट देते हैं, हम लिखते हैं 1 लाख रुपए का आपका सेल प्राइस लेस 10% डिस्काउंट 90,000 रुपये हो गया, उसके ऊपर आपने GST लगाया, फिर लगा दिया। टैली में हो सकता है मैं पूरी 1 लाख की एंट्री करूँ,
10,000 रुपये का डिस्काउंट दूँ वैसे करूँ, आपका ये माइनस करना है टर्नओवर में से, यानी कि आपको नेट ऑफ टर्नओवर देखनी है डिस्काउंट माइनस करके, अगर आपने इनवॉइस में दिया है तो। कैश डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट आपको डिडक्ट नहीं करना है टर्नओवर में से, अगर आपके इनवॉइस का पार्ट नहीं है तो। टर्नओवर डिस्काउंट देता हूँ मैं, कई बार कहता हूँ भैया अगर तूने मेरी 50 लाख की सेल करी, 1 करोड़ की सेल करी, तो मैं तेरे को साल के एंड में एक क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा इतने रुपए का, तो वो हमारा टर्नओवर में से माइनस होगा, नेट सेल देखी जाएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम 1 करोड़ या 10 करोड़ की लिमिट चेक करते हैं, 10 करोड़ से पार जब हो जाता है, अब मेरा ज्येष्ठा वन में तो पूरा गया होगा तीनों केसेस में, लेकिन मेरे P&L में कम आ रहा होगा, तो मैं P&L देखूंगा अपना, ज्येष्ठा वन नहीं देखूंगा। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न हमेशा माइनस होती है टर्नओवर में से, नेट ऑफ देखी जाती है, चाहे वो मेरी इस साल की हो या पिछले साल की भी, अगर सेल रिटर्न हुई है तो वो भी मेरी टर्नओवर में से माइनस होगी, तो P&L में जो एग्जैक्टली आ रहा है वो टर्नओवर चेक करनी है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये आपको टर्नओवर में से माइनस नहीं करना है। देखिए जब ज्येष्ठा वन जाती है हम उसमें सेल ऑफ फिक्स एसेट भी दिखाते हैं, तो मेरे ज्येष्ठा वन में तो गई होगी, लेकिन जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ तो मेरी वो ब्लॉक ऑफ असेट्स में से माइनस होती है, टर्नओवर जो P&L में आ रही है उसमें नहीं आती, तो आपको ऐड नहीं करनी है, माइनस रहेगी। टर्नओवर बिना इसके ही चेक करना है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर डिबेंचर, कई बार मैं शेयर बेचता भी हूँ, ये भी मेरी टर्नओवर का पार्ट नहीं है, आपको इसको ऐड नहीं करना है, ये इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है। रेंटल इनकम, दोस्तों जब मैं रेंटल इनकम की बात करता हूँ मेरी अदर इनकम में आता है ये, और मेरे ज्येष्ठा वन में गया हुआ होता है, ये भी टर्नओवर का पार्ट नहीं है। स्क्रैप है लेकिन ये नहीं है टर्नओवर में, तो इसको टर्नओवर में इंक्लूड ना करें टैक्स ऑडिट के पर्पज से। पार्टनर्स को जो पेमेंट देते हैं हम रेम्यूनरेशन, मान लीजिए मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, वहाँ से मेरे को 1 करोड़ रुपए का रेम्यूनरेशन मिला है, बड़ा आदमी हुआ मिल गया 1 करोड़ रुपया। मेरा एक बिजनेस भी है, वहाँ से मेरी 9 करोड़ 5 लाख रुपए की रिसिप्ट है, बिजनेस रिसिप्ट से मेरी। अब इनकम टैक्स के हिसाब से जो मेरा रेम्यूनरेशन होता है वो मेरी बिजनेस इनकम होती है, तो यानी कि मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 9 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ वहाँ से आया, 10 करोड़ 5 लाख हो गया। इस केस में भी आपका टैक्स ऑडिट नहीं होगा, क्यों, ये आपकी टर्नओवर का पार्ट नहीं है। केस लो है बॉम्बे हाई कोर्ट का, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जो कहता है साहब कि रेम्यूनरेशन नो डाउट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है सेक्शन 28 के हिसाब से, लेकिन ये आपकी टर्नओवर नहीं है, इसलिए आपका टैक्स ऑडिट नहीं होगा। 9 करोड़ 5 लाख रुपए पे मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होगा, सब्जेक्ट टू मेरा 5% वाला क्राइटेरिया अगर मैं फुलफिल करता हूँ तो। अब आते हैं ग्रॉस रिसिप्ट पे। ग्रॉस रिसिप्ट प्रोफेशन के केस में देखना पड़ता है कि ग्रॉस रिसिप्ट क्या क्या होती है। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं जो बिल रेज करता हूँ सीए का, वो मेरी ग्रॉस रिसिप्ट हो गई। जो मैं रिम्बर्समेंट लूँगा, रिम्बर्समेंट अगर मैं बुक्स में पार्टी के नाम पे डेबिट कर रहा हूँ, मैं अपनी इसे सेल नहीं दिखा रहा हूँ, तो मेरी जो रिम्बर्समेंट है, चाहे एडवोकेट है, प्रैक्टिशनर है, सीए कोई भी है, रिम्बर्समेंट हमेशा अलग से खोले, वो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट का पार्ट नहीं है, तो वो भी 50 लाख या 75 लाख में कभी भी काउंट नहीं होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। दोस्तों इसको लेके मैंने एक डाटा भी बनाया है, सारे कॉम्बिनेशन लिए हैं बिजनेस के और प्रोफेशन के। पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाए किस केस में ऑडिट कराना है, किस केस में ऑडिट नहीं कराना है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं, इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी प्रैक्टिकल वीडियो आए आप भी उसे देख के एक्सपर्ट बन जाएं, और जितना हो सके अपने प्रोफेशन में अपने स्टाफ को सब जगह शेयर करें। हमारे पास टाइम नहीं है दोस्तों पढ़ने का, 15 मिनट की वीडियो पढ़ के आप ये 400 पेज की जो गाइडलाइन है उनको समझ सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। किसी के साथ बैठ रहे जब तो डिस्कशन कर सकते हैं, बड़ा मजा आता है जब आपके पास नॉलेज होती है। तो जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।